Good afternoon, students. Myself Dr. Vandana Singh, Tat Lecturer Psychology कौशाम्बी। लास्ट क्लास में हमने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, उसका आयोजन क्यों किया जाता है, प्रधान अध्यापक की क्या भूमिका होती है और आयोजन के समय क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि है आपका खेल कूद, जो कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से क्या लाभ होते हैं, शैक्षिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप के आयोजन में क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य, उसकी शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाते हुए समय ध्यान देने योग्य बातें और उसका महत्व। आज की क्लास में हम इतना करते हैं। खेल कूद, जो कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है, छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा उत्तरदायित्व की भावना का स्वशासन आदि गुणों का विकास करने के लिए विद्यालय में छात्रों की खेल कूद समिति का निर्माण करना चाहिए। फ्रोवेल, जो कि फर्स्ट शिक्षा शास्त्री थे, पहले शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने बालकों की शिक्षा में खेल के महत्व को समझते हुए उसका उपयोग किया है। उनका विचार है कि खेल बालक के लिए स्वाभाविक होता है और इसमें उन्हें आत्मवृत्ति का भी अवसर प्राप्त होता है। फ्रोवेल के विचार से खेल द्वारा ही बालक का सर्वप्रथम संसार में अपने मौलिक रूप को प्रस्तुत करता है। जो बालक है इस संसार में अपना जो फर्स्ट जो मौलिक रूप है वो इसी के माध्यम से प्रस्तुत करता है। खेल जो होता है वो बच्चों की शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता, नेतृत्व, सामूहिकता, सहयोग, समूह भावना, निष्ठा, अनुशासन की भावना, साहस और कष्ट सहन करने की शक्ति का उदय, स्पर्धा की भावना आदि गुणों के विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए विद्यालय में खेलकूद क्रिया का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू इतनी सारी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनका विकास होता है। जैसे किस तरह के खेल, जैसे फुटबॉल होगी, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, रस्साकसी खेल आदि करवाए जा सकते हैं विद्यालय में। छात्रों की जो खेल प्रवृत्तियों का ठीक दिशा में संचालन किया जाना चाहिए। इसके लिए समुचित निर्देशन के अभाव में खेल का इसमें समुचित निर्देशन भी होना चाहिए। समुचित निर्देशन के अभाव में खेल एक उद्देश्यहीन क्रिया बनकर रह जाती है। अब खेलकूद के आयोजन के समय किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रख देना आवश्यक होता है। पहला, कि प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर मिले। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ही बस हर गेम में पार्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें। खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का अधिकार ना होने देना और प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना, उनको पालन करवाना। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होना और मार्गदर्शन करना। जैसे जब भी गेम्स चल रहे हों तो वहाँ प्रेजेंस, जो टीचर की प्रेजेंस हो और वो गाइडेंस, जैसे कोई रूल तोड़ता है तो उनको रोकें और उनको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना, मतलब उनके अंदर एक प्रतियोगिता की जो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर अप, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, इस तरीके से एक रख दिया जाए जिसको बच्चे की उत्साहित हो कि मुझे फर्स्ट आना है। इस तरीके से एक उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना आए। खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना, ये देखना कि बहुत ज़्यादा धूप भी ना हो, बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा ना हो, इस तरह मतलब मौसम को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। स्थानीय खेलों का भी समावेश होना चाहिए, जिससे कि कुछ स्थानीय खेल जो हों उसको भी उसके अंतर्गत रख देना चाहिए। किसी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में प्रतिभागिता को अनिवार्य न होकर स्वेच्छानुसार होना चाहिए। बच्चों, ऐसा ना हो कि आप उनमें कंपल्शन कर दें। मतलब हमारा जो उद्देश्य है कि हम बच्चों को इतना मोटिवेट कर दें कि वो उस गेम में
पार्टिसिपेट करने के लिए खुद ही आगे आए, उन पे ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता ना हो, वो स्वेच्छानुसार इसमें भाग लें। जैसा कि आजकल देखा ही जा रहा है कि सरकार की ओर से भी खेलकूद के पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, और ये अच्छी बात है कि अब जो अभिभावक का ध्यान भी बालकों के खेलकूद की ओर जाने लगा है। यदि सभी लोग नियमित रूप से खेलकूद में भाग लें तो निस्संदेह ही देश और समाज को सुदृढ़ और स्वस्थ नागरिक मिलेंगे, और व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक आदि सभी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति होगी। तो इस तरह से कहते हैं कि अतः श्रेष्ठ जीवन एवं स्वास्थ्य हेतु खेल जो होता है वो परम आवश्यक होता है। अब खेल के संचालन में बहुत तरह की कठिनाइयाँ भी आती हैं, जैसे कि आपने अनुभव किया होगा कि विद्यालय में खेलकूद क्रियाओं के संचालन में अनेक बाधाएं सामने आती हैं, जैसे कि अनेक विद्यालयों में संसाधनों, स्थान की कमी, अध्यापकों का इन क्रियाओं के प्रति उदासीन होना, अभिभावकों का इन क्रियाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का न होना, अभिभावकों और अध्यापकों का छात्रों से केवल पुस्तकी ज्ञान पर ही बल देना, शिक्षा का परीक्षा केंद्रित होना इत्यादि। इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान आप अपने स्तर पर से कर सकते हैं, और अन्य के निराकरण के लिए हम लोगों को यह कह सकते हैं अभिभावकों और समुदाय का भी सहयोग लेना होगा। हमेशा अध्यापकों और अभिभावकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें यह बताना होगा कि खेलकूद शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद में सक्रिय प्रतिभाग करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि वो अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उनका हेजिटेशन दूर हो पाता है, वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। शिक्षा जो कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यह केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रह सकती है। जीवन में अनेक संघर्ष में जूझने, समस्याओं का समाधान करने तथा विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करने छात्र छात्राओं इन्हीं सहगामी जो छात्र छात्र होते हैं वो इन्हीं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है हमारा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उनके शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत आते हैं वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, कवि दरबार, निबंध लेखन, अंत्याक्षरी, समूह गान, लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक, देशगान, नृत्य विषयवार, क्विज आदि क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इन क्रियाओं से शिक्षार्थियों का जो मानसिक विकास होता है, छात्रों में जो चिंतन, स्मरण, तर्क, विश्लेषण, आत्म प्रदर्शन आदि गुणों का विकास होता है। कला संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, जैसे पोस्टर हो गया, चार्ट, मॉडल का निर्माण, कलात्मक चित्रों का संग्रह छात्रों से कराया जाता है। तो इन क्रियाओं से संबंधित प्रतियोगिताएं भी समय समय पर आयोजित की जानी चाहिए। इससे उनके अंदर जो प्रतिस्पर्धा की भावना का भी विकास होता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ यह ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है कि सभी छात्रों को सभी गतिविधियों में प्रतिभाग लेने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनके अंदर उनको वो खुद ये डिसाइड करें, ऐसा करना चाहिए कि बच्चे खुद अपने इंटरेस्ट के अनुसार आएँ। तो छात्र स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि के अनुसार जिस क्रियाकलाप को जितना और जैसा करना चाहें शिक्षक उन्हें करने दें, और स्वयं ऐसे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें कि छात्र अन्य क्रियाकलापों में रुचि लेने के लिए स्वयं ही तत्पर हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहुत लाभ होते हैं, जैसे कि पहला है वाद विवाद प्रतियोगिता में छात्रों को अपने विचारों को प्रस्तुत करने, दूसरों के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनकर ग्रहण करने की क्षमता आती है। सांस्कृतिक क्रियाओं में भाग लेने के शिक्षार्थियों छात्रों में अपनी संस्कृति धरोहर के प्रति सम्मान भी जागृत होता है। भाषण कला से छात्राध्यापक छात्रों में समूह में बोलना और व्यवहार करना सीखते हैं। उनमें ज्ञान में वृद्धि होती है, भाषा के उच्चारण में भी शुद्धता आती है, छात्रों का संकोच समाप्त हो जाता है और दब्बूपन की आदत भी समाप्त हो जाती है, मतलब उनका जो हेजिटेशन होता है वो भी समाप्त हो जाता है।
अब आता है शैक्षिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप के आयोजन में किन किन बातों को ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला है, छात्राध्यापकों को इसमें पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी तरह का प्रेशर हो, नहीं, उनको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये क्रियाएं उनके मानसिक एवं शारीरिक स्तर के अनुकूल हों। प्रकरण का जो विषय हो बहुत ही सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए और ये क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको खुशी प्रदान करें, आनंददायक हों। सभी शिक्षार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन क्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना भी आवश्यक होता है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे कि डिबेट में कर रहे हैं या फिर स्पीच में कर रहे हैं, तो पोस्टर बनाने में कर रहे हैं, मॉडल बना, तो उसका आप प्रैक्टिस करें ताकि जब कंपटीशन हो तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ। सभी शिक्षार्थी को इसमें भाग लेने के लिए जिज्ञासु भी करना चाहिए, मतलब उनको मोटिवेट करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका राष्ट्रीय पर्व। भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। पहला होता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। तो ये 3 हमारे राष्ट्रीय पर्व माने गए हैं। राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर विद्यालय में सभी अध्यापकों को एवं छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसके अलावा विद्यालय में समस्त कर्मचारी, वो चाहे छोटे हों या फिर अधिकारी वर्ग हो, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर उनकी उपस्थिति होना आवश्यक होती है और वो आप मिलजुल कर इसकी खुशी, राष्ट्रीय पर्व की खुशी मनाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ कि जिला, नगर, कस्बा स्तर पर जो राष्ट्रीय उत्सव मनाए जाते हैं, तो उसमें झंडा, जैसे 15 अगस्त को और 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। ये जो सुबह से ही सब अपने घर, गली, मोहल्ले, चौराहे पे आपने देखा होगा, भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी की जय, नेहरू जी की जय, अमर शहीदों की जय आदि नारों की से मतलब गूंज उठते हैं, लोग नारे लगाते हैं। लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर घरों से निकल पड़ते हैं तथा स्वयं को राष्ट्रीय कार्यों को समर्पित कर देते हैं। गांव में पंचायत व ब्लॉक स्तर पर भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और अगर 15 अगस्त 26 जनवरी को भारत की राजधानी जो कि दिल्ली है, लाल किले पर देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लाल किले से ही राष्ट्र को संबोधित भी करते हैं। दिल्ली के समस्त बाज़ारों व सड़कों पर भी रोशनी की जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय भवन की शोभा भी बहुत देखने योग्य होती है। जिस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, तीनों ही सेनाओं के अध्यक्ष, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, ये तीनों ही सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं वो सलामी भी देते हैं और जो इनकी टुकड़ियां होती हैं सेना की, वो परेड भी करती हैं। विद्यालय में अगर हम बात करते हैं तो ध्वजारोहण के बाद यह आयोजन समस्त दिन चलता है। विभिन्न जो विद्वान होते हैं, विद्वानों के व्याख्यान, खेल कूद, संगीत, नाटक आदि आयोजित भी किए जाते हैं। मिठाइयाँ व पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। गुरुजन विद्यार्थियों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने की शिक्षा देते हैं। राष्ट्र प्रेम के महत्व को समझाते हैं। शासन बंदियों को छूट देता है। अपने स्थानों पर श्रमदान आदि समाज कार्य भी किए जाते हैं। तो कुछ लोग स्वयं को राष्ट्र हित में समर्पित कर देते हैं। हम कह सकते हैं यह असर हमें एक राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह दिवस उन महान व्यक्तियों की सुखद याद दिलाता है जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इससे देश प्रेम का संचार होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पर्व के बहुत लाभ हैं। इस दिन राष्ट्रीय समुदाय मिलकर देश की प्रगति के विषय में सोचता है, अमर शहीदों के बलिदानों को स्मरण करता है और सभी स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार बनाने को प्रतिबद्ध होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण क्या होता है? शैक्षिक भ्रमण में जो बच्चे हैं वो किसी क्षेत्र विशेष या स्थान का सूक्ष्म अवलोकन कर उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। शैक्षिक भ्रमण विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है और इसके द्वारा छात्र और छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत शिक्षा बच्चों को कहीं साथ में शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यालय से बाहर ले जाया जाता है
उस स्थान का उनको सूक्ष्म अवलोकन करा के उस जगह एकदम रियल फील्ड में जाके उनको चीज़ों को दिखाकर, उनको समझाकर, उसके महत्व को बताकर उनको शिक्षा दी जाती है, जिससे कि बच्चे जो हैं उसे और अच्छे से समझ सकते हैं। शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य, पहला है कि भ्रमण किए गए स्थान के व्यक्तियों, उनके कार्यकलापों, विभिन्न वस्तुओं, पेड़ पौधों आदि का अवलोकन करना। वहाँ पर गए हैं तो वहाँ की जलवायु, वहाँ के विषय में जानना। जैसे कि राजस्थान गए तो वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, वहाँ पे व्यक्तियों के बारे में, वहाँ का लोग का रहन सहन कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, रेगिस्तान वहाँ पे है उसको दिखाना, वहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं। मतलब जो स्थान है वहाँ के विषय में बच्चों को पूरी तरीके से समझाना, उनको बताना। शैक्षिक भ्रमण के दौरान शैक्षिक सामग्री का संग्रह करना, मीन्स अगर वहाँ की जो चीज़ें फेमस हैं या जो चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं, आप उसको लेके आएँ, उस बुक्स को लेके आएँ, जिससे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, उनका क्या महत्व है, आप लोगों को अपने यहाँ के समझा सकें, उसको संग्रह कर सकें। प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा पठन सामग्री को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकना। ये तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हम प्रत्यक्ष होकर देखते हैं और उसको छू के उसको, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में किसी टूल के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर वो टूल हमारे हाथ में है तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और हमें ज़्यादा दिन तक याद भी रह पाएगा। भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की समस्याओं से अवगत होना, जैसे वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वो क्यों हुई हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, इस तरीके के प्रश्नों को के आंसर ढूंढना। और वहाँ पे जाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सभी स्टूडेंट्स के पास एक डायरी और एक पेन हो, और शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। कहीं भी घूमने के बाद बच्चों से प्रश्न करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, आपको क्या समझ में आया, और अगर नहीं आया, अगर कुछ प्रश्न है तो आप हमसे पूछिए। चीज़ों को शैक्षिक दृष्टिकोण से वहाँ पे ध्यान देना, वहाँ की चीज़ों को जानना, जिस उद्देश्य से आप गए हैं उसको फुलफ़िल करना। शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें, पहले वह शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। दूसरा, संपूर्ण योजना पूर्व में ही बना लेना उचित होता है, ताकि बाद में किसी तरह की प्रॉब्लम न आए, या फिर कुछ छूटा हो तो भी आप उसको बाद में इसमें ऐड कर सकें। शैक्षिक भ्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे को किसी निश्चित कार्य के लिए उत्तरदायी बना देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं तो टीचर्स तो होते हैं, लेकिन टीचर्स को भी कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके उनको, जैसे छात्रों का ग्रुप बना दिया, छोटे छोटे, उनमें से एक को वॉलंटियर बना दिया कि मैं तुमसे सबकी अटेंडेंस लूँगा। छात्राओं में भी ऐसे ही ग्रुप बना दिया। किसी तरह की समस्या हो तो आप, जैसे कि हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। इस तरीके से फिर वो रिप्रेजेंटेटिव आके टीचर को इन्फॉर्मेशन देंगे, या कोई भी दिक्कत है तो बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे। तो शैक्षिक भ्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे को किसी निश्चित कार्य के लिए उत्तरदायी बना देना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों को सूक्ष्म अवलोकन करने का परामर्श देना चाहिए। मतलब उन्हें समझाना चाहिए कि आप चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता के साथ उसका अवलोकन करें, उसको ध्यान दें, सीखें। खासकर जब हम म्यूज़ियम वगैरह में बच्चों को ले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को चीज़ों को बहुत बारीकी से सीखना चाहिए, जिससे कि वो अगर कोई उनसे प्रश्न करे तो उसका आसानी से वो जवाब दे सकें। शैक्षिक भ्रमण का महत्व, शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में सामाजिकता का गुण विकसित होता है, बच्चों में नवीन ज्ञान की खोज की प्रवृत्ति भी जागृत होती है, उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा होती है, उनके अंदर एक क्या कहते हैं कि वो मोटिवेट होते हैं। सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक भ्रमण है वो बच्चों को अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए महत्वपूर्ण विधा है। पुस्तकों के द्वारा बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं,
लेकिन बच्चा जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है तो उसके संबंध में उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह ज्ञान स्थायी होता है। ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थलों का दर्शन, औद्योगिक संस्थाओं का अवलोकन कराना इत्यादि बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये जो पूरा टॉपिक है पाठ्यसहगामी क्रियाओं का प्रबंधन, तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट बागवानी रह गया है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।